हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक वीडियो लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। मतलब ऐसे टॉपिक्स इसमें सेलेक्ट किए गए हैं जो हर एग्ज़ाम में टीचिंग एग्ज़ाम्स में क्या होता है, बार बार रिपीट होते हैं। तो आप हमारी वीडियो में देखेंगे सीटेट का कंप्लीट रिवीजन। और सीटेट ही नहीं, यूपी टेट, एच टेट, सारे ही एग्ज़ाम में क्या होगा, वो टॉपिक्स क्या होंगे, मैक्सिममली आते हैं। तो आप चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर लिख के भेजें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक देखेंगे जो बार बार जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट, हम पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक का। हम सिर्फ उसके कीवर्ड्स की बात करेंगे कि हाँ, इस रिलेटेड इस कीवर्ड से क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे, कौन कौन सी थ्योरी टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जिससे देखते ही से आप पता कर दें कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टीचिंग एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो ग्रोथ क्या होता है, जब भी किसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज़ में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। उसकी साइज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। देयर इज़ अ डेफिनेट लिमिट टू ग्रोथ। मतलब ग्रोथ एक समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ग्रोथ क्या हो जाएगी, एक समय के बाद रुक जाएगी। जैसे हमारी हाइट होती है, वो 18 साल 21 साल जा कर के रुक जाती है। ये नहीं कि हमारी हाइट कंटिन्यू बढ़ती जाती है तो हम तो आसमान को टच कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्रोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट टू। ग्रोथ क्या करती है, डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, हम इसे नाप सकते हैं, इसे ऑब्जर्व होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये हमें पूरा फील होगा, ये फिजिकल है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मैथमेटिकल मेथड। और अगर हम ग्रोथ को नापना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं मैथमेटिकल मेथड से। जैसे किसी की हाइट कितने इंच बढ़ी, कितने फीट बढ़ी, ये हम नाप सकते हैं। किसी का वजन कितना बढ़ा, कितने किलो बढ़ा, ये हम नाप सकते हैं। तो ग्रोथ क्या है, मेजरेबल है, ये नापा जा सकता है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। आप ग्रोथ समझ गए कि ग्रोथ क्या है, साइज में अगर इंक्रीमेंट होता है, ऐसी चीज़ जो हम नाप सकते हैं तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हुई है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज़ अ नेचुरल एंड अ सोशल प्रोसेस, ठीक है। ये एक नेचुरल भी और सोशल प्रोसेस है। जैसे किसी की को लिखना आ गया, ठीक है, बच्चा क्या सकता है, लिख सकता है। तो लिखना आया तो क्या हम उसे नाप सकते कि उसे कितना लिखना है, कितना अच्छे से लिखना है, बस डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कोई डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो कंटिन्यू चलते ही जाता है, हमेशा उसमें सुधार होते ही जाता है। और ये नहीं कि 18 साल के बाद क्या हो जाए कि ऐसा रुक जाएगा डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता है और लाइफ लॉन्ग चलता है टिल डेथ, ठीक है। बर्थ से डेथ तक का डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। फिर देयर इज अ नो लिमिट टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है। जैसे ग्रोथ 18 ईयर्स पे के बाद रुक जाता था, वैसे ही डेवलपमेंट रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, ठीक है। पहले आप साइकिल चलाना सीखते, कार चलाना सीखते, उसमें फ़ाइन आता है, आप उसमें और इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। तो ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है और इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब डेवलपमेंट कंप्रेसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है। इट कैनॉट बी मेजर रैदर इट इज़ ऑब्जर्व। इसे नापा नहीं जा सकता, ठीक है। हम मतलब कोई कितना बुद्धिमान हो गया, क्या हम उनसे नाप सकते हैं। कोई कितना सुंदर हो गया, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो डेवलपमेंट किस में आती है। किसकी कितनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई, किसने
कौन सी भाषा को सीखी, तो ये चीज़ें क्या नापी नहीं जा सकती है। इसे सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि वो उस चीज़ में कितना निपुण हुआ है। तो ये बात समझ गए। अगर हम कोई चीज़ को नाप सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में तो वो ग्रोथ है, और अगर हम उसे नाप नहीं सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये डेवलपमेंट है। ये एक टाइम के बाद रुक जाएगा, ये कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कुछ कंडीशंस बताई जाएंगी और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बहुत बार इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और आते ही हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से कुछ कंडीशंस दी गई रहेंगी और आपसे पूछेगा ये किस प्रिंसिपल्स की डेवलपमेंट की बात की जा रही है, या सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में किस तरफ से, किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है, या सेफेलोकॉर्डल में किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। जो डेवलपमेंट है एक डायरेक्शन में वर्क करता है, जिसी के अंदर ही एक सब पॉइंट्स हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल, यहाँ पे डिस्टल मिसिंग है, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में, इसमें मेन डायरेक्शन ये होता है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल का जो डेवलपमेंट का है जो डायरेक्शन है वो क्या रहता है, सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट, सेंटर से एक्सट्रीमिस्ट मतलब अंदर से बाहर की तरफ, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट मतलब पहले हाथ, अगर बॉडी की बात की जाए तो पहले हाथ मतलब बच्चा हाथों को चलाना सीखेगा, उसके बाद वो उंगलियों को मतलब अच्छे से उसकी पकड़ मजबूत होगी। तो सेंटर से एक्सट्रीमिस्ट तक की जो डेवलपमेंट की बात की जाती है वो किसके अंदर बात की जाती है, प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर। तो पूछा जाएगा सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट की बात किस में की जाती है, तो आप बोलेंगे प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट में। फिर सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, तो सेफेलोकॉर्डल में हेड टू टो, हेड टू फीट, पहले हेड टू फीट, पहले सर डेवलप होगा फिर पैर डेवलप होंगे। तो सर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है इस डेवलपमेंट को बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमो डिस्टल में सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट और सेफेलोकॉर्डल में हेड टू फीट डायरेक्शन का डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, मतलब जैसे किसी बच्चे के पहले दांत आएंगे, फिर उसके दांत मतलब जैसे आगे के दांत पहले टूटेंगे, उसके बाद पीछे के दांत टूटेंगे, तो एक सीक्वेंस चलता है। और ये हर बच्चे के लिए क्या होता है, सेम होता है, हर बच्चा इसी सीक्वेंस में उसका डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंटल सीक्वेंस, जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो फिजिकल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस ऑनवर्ड गोइंग प्रोसेस, इट्स नेवर स्टॉप एंड इज नॉट रिवर्सिबल। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है और कभी स्टॉप नहीं होता है, और ना ही उसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कोई चीज़ डेवलप हो गई है और हम उसको क्या करें, रिवर्स करें, तो ऐसा भी नहीं होता है। जैसे किसी की हाइट बढ़ गई और उसके बाद उसको क्या किया जाए, रिवर्स किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये जो 0 to 2 ईयर मतलब बर्थ से 2 साल तक ये बहुत रैपिड स्पीड में होता है। हमने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है फिर थोड़ी स्लो हो जाती है, और फिर 11 से 15 साल तक में फिर वो एक रैपिड से बढ़ना शुरू कर देता है। उसमें हमें उसकी हाइट बहुत ही, हम देखेंगे हम एक ही साल में वो बच्चा कितना बड़ा हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है और इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, ना ही इसे स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, और कौन से ईयर में ये रैपिड होती है, तो 0 to 2 ईयर
और फिर 11 से 15 साल तक में ये क्या होती है, रैपिड में, मतलब बहुत तेज़ी से होती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन और रेडीनेस। मतलब एक समय के बाद क्या होता है, बच्चा एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसमें एक मैच्योरेशन आ जाती है। ईच चाइल्ड मस्ट रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिफोर ही कैन परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। किसी टास्क को करने से पहले उसमें एक तरह से एक मैच्योरेशन आ जाती है और वो बहुत इसेंशियल होती है। ठीक है, तो मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो 6 मंथ तक अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसमें से मैच्योरेशन आती है और वो फिर वो उस पर कंट्रोल करने लगता है, अपने ब्लैडर्स पे, अपने पैरों पे वो कंट्रोल करने लगता है, वो अपने डिज़ायर्स को, सीखने को, मतलब वो हर चीज़ पे क्या करना है, एक तरह से कंट्रोल करने लगता है, उसमें एक तरह से मैच्योरिटी आ जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी में यही कहा गया है कि बच्चा किसी चीज़ पे पहुंचने से पहले उसमें क्या आ जाती है, मैच्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूडल ग्रोथ पैटर्न, हर बच्चे के अंदर क्या होता है, एक तरह से जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ग्रोथ की जो डायरेक्शन होती है ऑलमोस्ट क्या आती है, सेम होती है हर चाइल्ड के लिए, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब किसी में या तो तेजी से होता है या तो धीरे होता है, मतलब वो चीज़ें होनी है किसी चाइल्ड में, लेकिन फ़र्क सिर्फ रेट का पड़ता है कि उनमें कोई बच्चा कुछ चीज़ें जल्दी सीखता है और कुछ चीज़ें किसी बच्चे को टाइम लगता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं उसी कि कोई बच्चा क्या करता है, डेवलपमेंट का डायरेक्शन और सीक्वेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल चाइल्ड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, CDP में मिले, लैंग्वेज में मिले, पर आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जब भी आप स्टैमरिंग या स्टैटरिंग से क्वेश्चन आएगा कि स्टैमरिंग और स्टैटरिंग किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो ये एक स्पीकिंग डिसेबिलिटी है, मतलब एक तरह से हकलाना या रुक रुक करके बोलना, तो इसे हम स्पीकिंग डिसऑर्डर कहते हैं, स्पीकिंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर डिसलेक्सिया की बहुत बार बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है, बच्चा रुक रुक के पढ़ता है, या उसे लिखने में भी समस्या आ रही है, कुछ चीज़ पढ़ने के बाद सुन करके लिखना है, तो भी क्या आता है, रीडिंग। ठीक है, अगर बच्चा तेज़ी से नहीं लिख पा रहा है, अगर बच्चा पढ़े हुए को समझ नहीं पा रहा है, या बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसमें हम कहते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया की लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया है। उसके बाद जब हम बच्चे को बोलते हैं कि लिखना नहीं आ रहा है, या उसको पेन, मतलब वो लिखने में उसको समस्या आ रही है, तो वो होती है डिसग्राफिया। ठीक है, अगर डिसग्राफिया की बात करें तो कौन सी डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर है डिसकैलकुलिया में बच्चे को लॉजिकल और मैथ्स एबिलिटी समझने में समस्या होती है। ठीक है, इसे आप याद कैसे रखेंगे, कैलकुलिया है मतलब कैलकुलस किस में आएगा, मैथ्स में आएगा, तो डिसकैलकुलिया मैथ्स से रिलेटेड है। फिर है ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कभी कभी इसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और ऐसे भी पूछ सकते कि ADHD क्या है, किस प्रकार का डिसऑर्डर है। तो ये तो इसके जो फुल फॉर्म में क्लियर है कि ये एक तरह से क्या है, अटेंशन डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पैरेक्सिया में मोटर डिसेबिलिटी है, मतलब बच्चे को हाथ पैर में समस्या रहती है, फिजिकली इम्बैलेंस होता है। और नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, APD में क्या होता है, बच्चे को लिसनिंग डिसऑर्डर होता है, बच्चे को ये सुनाई कम देगा, धीरे सुनाई देगा, इस तरीके की समस्या APD में होती है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसका भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो स्टैमरिंग और स्टैटरिंग की बात की जाएगी तो स्पीकिंग, डिसलेक्सिया की बात की जाएगी मतलब रीडिंग डिसऑर्डर है, डिसग्राफिया लिखने के लिए, डिसकैलकुलिया मैथ्स के लिए और लॉजिकल एबिलिटी के लिए, ADHD अटेंशन के लिए, अटेंशन डिसऑर्डर है, डिस्पैरेक्सिया मोटर एबिलिटी में डिसऑर्डर है। ठीक है, और APD ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म आप याद करेंगे, ये एक लिसनिंग डिसऑर्डर है। ठीक है,
इसके साथ ही 2 और डिसऑर्डर होते हैं, डिस्मॉर्फिया और डिस्थीमिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, भ्रम होता है, ठीक है। जब बच्चे को भ्रम की कंडीशन दी गई हो कि बच्चा किसी चीज़ को लेकर के भ्रम है उसको, तो उसमें डिस्मॉर्फिया की बात होगी। ठीक है। और डिस्थीमिया में क्या होता है, तनाव होता है, बच्चे को स्ट्रेस होगा, तो डिस्थीमिया की बात की गई है। इसे मेंशन नहीं किया है पर ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। डिस्मॉर्फिया में भ्रम और डिस्थीमिया में तनाव, ठीक है। इसके साथ ही हमारे जो लर्निंग डिसेबिलिटी के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके अलावा कोई और डिसेबिलिटीज़ नहीं होती हैं, ये जो थी मेन थी। तो एग्ज़ाम के लिए आप क्या करेंगे, ये ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ये बहुत बार और बहुत एक तरह से एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपको कंडीशन दी जाएगी। तो पहले देखते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA × 100, ठीक है। अब इसमें MA क्या है, मेंटल एज है, CA क्या है, क्रॉनिकल एज है, और × 100। अब मेंटल एज मतलब कोई बच्चा क्या है 10 साल का है, तो 10 साल उसकी क्या हो गई, क्रॉनिकल एज हो गई, लेकिन वो उसकी जो मेंटल एज है वो 12 साल है। तो ये मेंटल एज हो गया, हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है और क्या करना है, वैल्यू निकालना है कि बच्चे का IQ कितना है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन को ही IQ भी कहा जाता है। तो MA की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 10 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 120। मतलब बच्चे का IQ कितना है, 120 है। इसी के साथ ही जो अगर किसी बच्चे की IQ 90 से लेकर के 105 तक की इतनी हो, तो हम इस ऐसे बच्चे को बोलते हैं एवरेज, ठीक है। फिर 105 से ज़्यादा होगी तो बच्चा गुड स्टूडेंट है, ठीक है। 190 to 105 तक एवरेज है, फिर उसके बाद गुड है, और 140 या 130 प्लस में अगर चला जाता है तो बच्चा गिफ्टेड या टैलेंटेड हो जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एक आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका एप्लीकेशन याद रखेंगे, और उसके बाद एवरेज के लिए क्या IQ की लिमिट डिसाइड है, और गुड या ब्राइट स्टूडेंट के लिए, और गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आपको इस चीज़ से याद रखना, और हर स्लाइड से आपके 1 से 2 नंबर क्या हो जाएंगे, कवर आराम से हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, और इसमें हम पूरी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपके काम की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ईवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 प्रकार के इवैल्यूएशन की बात की जाती है, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और एक होता है समेटिव इवैल्यूएशन। असेसमेंट भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट की बात की जाए तो ये कब होता है, जब पढ़ाई के दौरान होता है। इवैल्यूएशन ड्यूरिंग स्टडीज़, पढ़ाते पढ़ाते अगर बीच में क्वेश्चन पूछा जाए और उसके बाद सुधार की गुंजाइश हो, ठीक है। मतलब अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चे ने गलत बताया तो बाद में उस सुधार उसके पढ़ाने में किया जा सकता है, उस इवैल्यूएशन का कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसे हम एक और नाम से पूछते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किसे कहते हैं, तो इसे हम किसे कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट को। आप याद कैसे रखेंगे, इसमें फॉर है एंड फॉर है, तो क्या होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये कब होता है, ड्यूरिंग स्टडीज़, ठीक है। एक और इवैल्यूएशन होता है जिसे बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट एंड में किया जाता है, एंड में करते हैं तो ये एज अ रिज़ल्ट, हम एंड की बात करें, रिज़ल्ट की बात करें, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट एंड से रिलेटेड है। इसके बाद क्या होता है, टीचिंग में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। अब इसे किस प्रकार का असेसमेंट कहते हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होगा, समेटिव असेसमेंट। फॉर से आप याद रखेंगे फॉर्मेटिव, और जो बच गया वो क्या हो गया, ऑफ क्या हो गया, समेटिव हो गया। इसके साथ ही असेसमेंट एस लर्निंग, ठीक है। एस लर्निंग भी आता है, तो उसको हम सेल्फ कह सकते हैं, ठीक है। 3 तरह के बेसिक होते हैं, मतलब बेसिक तो 2 ही होते हैं, लेकिन तीसरे ये सेल्फ वाले की भी बात क्या हो जाती है,
बहुत बार की जाती है। तो आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट, ठीक है। फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव, शायद मैंने गलत बोला है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो ड्यूरिंग की जाती है, दौरान की जाती है पढ़ाई के। फिर समेटिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो पढ़ाई के एंड में की जाती है, इवैल्यूएशन एंड में की जाती है। और एक होता है सेल्फ इवैल्यूएशन जो हम खुद करते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। 3 बातें आप याद रखेंगे इसमें, और इससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको कंडीशन दी जाएगी कि हमें पढ़ाई के दौरान करना है असेसमेंट, तो हम कौन से असेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक तरह का क्वेश्चन आ गया। या हमसे पूछ दिया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग किसे कहते हैं, फॉर्मेटिव को कहते हैं, समेटिव को कहते हैं, सेल्फ को कहते हैं, और भी ऑप्शंस दे सकते हैं। तो आप ये बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पियाजेस थ्योरी। पियाजे तो मतलब सीडीपी का क्या है, फेवरेट जो साइकोलॉजिस्ट है वो है। पियाजे के ऊपर क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ठीक है। इनके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पियाजेस ने क्या की थी, 4 स्टेजेस दी थी, जैसे हम फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 साल तक का होता है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 6 साल तक का होता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल तक का होता है। और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 साल से ऑनवर्ड होता है। तो 4 स्टेजेस की बात किसने की है, पियाजे ने बात की गई है। अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इन एज कैटेगरी में बच्चे के अंदर कौन कौन से बिहेवियर शो होते हैं। तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। उन्हें अपने ऑब्जेक्ट से क्या होता है, मतलब एक तरह से बहुत लगाव होता है, वो अपने ऑब्जेक्ट्स नहीं छोड़ सकते, मतलब एक तरह से उनके खिलौने जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें हैं वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसे हाथ लगाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर, और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात आप प्रीवियस पेपर में भी देखेंगे और आने वाले पेपर्स में भी देख लेंगे, क्वेश्चंस बनता ही बनता है। फिर है स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब बच्चे दूसरे के पास जाने से डरते हैं, स्ट्रेंजर से डरते हैं। और नेक्स्ट है नो मोरल वैल्यू, उनमें नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे कभी भी टॉयलेट कर देते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, उनके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं होती कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो बर्थ से 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें मोरल वैल्यूज नहीं होती है। एंजाइटी स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है और ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ठीक है। इतना बात याद रखेंगे आप सेंसरी मोटर के लिए। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए 2 से 6 साल तक के ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रित होते हैं, और लैंग्वेज डेवलपमेंट इस एज में शुरू हो जाता है। 2 साल के से 6 साल के बच्चे क्या होते हैं, उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 7 से 11 साल तक का। इसमें कंजर्वेशन, लॉजिकली थिंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन और रिवर्सिबिलिटी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा क्या होता है, अभी तक लॉजिकली सोच रहा है, अब हाइपोथेटिकली और एनालिटिकली सोचने लगता है। मोरल रीजनिंग डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। तो बच्चा एक तरह से मैच्योरिटी की तरफ आ जाता है, ठीक है। चारों की आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे और इनके एजेस याद रखेंगे कि किस एज कैटेगरी की बात की जाती है। तो सेंसरी मोटर में 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल में 2 से 6 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल, और फॉर्मल ऑपरेशन में 12 से अधिक साल के बच्चे आते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ही पियाजेस थ्योरी, पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, तो कौन सी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है इसकी बात की जाए तो भी आप क्या लिखेंगे, पियाजे, जीन पियाजे, ठीक है। चारों स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसकी बात किसने की है, पियाजे ने की है। अब हम नेक्स्ट है थॉर्नडाइक्स थ्योरी, कनेक्शनिज्म लर्निंग थ्योरी। थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्शनिज्म लर्निंग थ्योरी। अब ये वाली थ्योरी को हम
सॉरी SR बॉन्ड थ्योरी और कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या हुआ था और किस पे किया गया था, तो थॉर्नडाइक ने किस पे किया था एक्सपेरिमेंट, कैट के ऊपर किया था। और उसके बाद कुछ लॉस दिए थे, 3 प्राइमरी लॉस थे और 5 क्या थे, सेकेंडरी लॉ थे, जिसमें एक कैट को क्या किया था, पिंजरे में रख दिया गया था और बाहर खाना रख दिया गया था। और उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कैट खाने तक कैसे पहुंचती है और किस तरीके से पहुंचती है। तो इसको देखते हुए थॉर्नडाइक ने कितने लॉ दिए, 3 लॉ दिए थे। हम पूरे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, पर बेसिकली 3 लॉ के बारे में जानना जरूरी है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और रिपीटेशन, मतलब जैसे जितने ज़्यादा बार कोई चीज़ ट्राई की जाएगी उतनी ही उस चीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे उस कैट ने क्या किया था, जितने बार वो कोशिश करती गई, वो उस जो बटन थी, पिंजरे में लगी हुई एक बटन थी, उसके पास उसके पहुंचने के चांसेस क्या थे, ज़्यादा हो गए थे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रिपीटेशन की बात कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट की भी बात कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। और लॉ ऑफ रेडीनेस की भी बात कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। ये 3 क्या है, प्राइमरीज लॉ हैं। इसके साथ ही 5 सेकेंडरीज लॉ हैं, उनके भी नाम हम पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ मेंटल सेट एंड एटीट्यूड, ठीक है। वैसे इसके बारे में नहीं पूछा जाता, बस 3 प्राइमरी लॉ के बारे में पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कोई कंडीशन दी गई है तो थॉर्नडाइक की किस लॉ की बात की जा रही है, ठीक है। तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि थॉर्नडाइक की लॉ में कौन सी नहीं है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके बोला जाए कि कौन सी इनमें नहीं है। या ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत हो और एक ऑप्शन सही हो, उसमें से पूछ दिया जाए कि ये थॉर्नडाइक की लॉ में से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। तो आप प्राइमरी 3 लॉस याद रखेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑफ रिपीटेशन, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी देखते हैं, कोहलबर्ग्स थ्योरी, ठीक है। कोहलबर्ग्स ने क्या की थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो इसमें 6 स्टेजेस बताए गए हैं मोरल डेवलपमेंट के, और 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेजेस हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ, जैसे ये क्या है, लेवल है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या है, 2 स्टेज है, फर्स्ट सेकेंड। ऐसे ही हर लेवल में क्या है, 2 स्टेजेस हैं। तो आप ये 1 2 नहीं काउंट करेंगे, आप टोटल क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 स्टेजेस हैं। और ये क्या है, लेवल्स हैं। तो फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में किसकी बात की जाती है, पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन। और सेकेंड स्टेज में बात की जाती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। इसमें नाइस गुड बॉय ओरिएंटेशन, बच्चा क्या होता है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना चाहता है, वो कोशिश करता है अच्छे बनने की, ठीक है। और नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। The child understands that the social system is dependent on the performance of their duty by the individual and the willingness of respecting the law. बच्चा समझने लगता है कि सोसाइटी में क्या है, एक सिस्टम है जिसको हमें सबको क्या करना है, पालन करना है। और अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग को क्या करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, हमसे खुश रहेंगे। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये कौन सी है, 4th स्टेज है। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें भी 2 स्टेजेस की बात की गई है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो राइट एक्शन आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, नीड्स एंड राइट विच इज एक्सेप्टेड अननेमसली बाय द सोसाइटी। इसमें सोसाइटी के नियम कानून की बात की गई है। और 6th जो लास्ट
स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। द स्टेज not only keep in the mind of norms of society but also the limit of the universal principle are applicable। यहाँ पे सोसाइटी की बात नहीं कर जाती, पूरी यूनिवर्सल में जो बात सही है या जो बात सभी के लिए सही है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात की जाती है। तो फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा अपने आप को पनिशमेंट से बचाने की कोशिश करता है कि उसे एक तरह से पनिशमेंट ना मिले और वो इसलिए ओबीडियंस रहता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल रियलिस्टिक ओरिएंटेशन। अब ये बच्चा अपने साथ साथ दूसरों की भी भावनाओं को और राइट्स को समझने लगता है। ठीक है, फिर कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, इसमें बच्चा नाइस गर्ल गुड बॉय बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। बच्चा सभी के जो ड्यूटीज़ हैं और उन जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उसे क्या करता है, रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें सामाजिक हित जो एक्सेप्टेबल अननेमसली राइट्स हैं उनकी बात की गई है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की गई है। तो आपको क्या याद रखना, कोहलबर्ग थ्योरी में कितने स्टेजेस हैं, तो 6 स्टेजेस हैं। 6 स्टेजेस में ये 3 मेन लेवल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद ये 6 स्टेजेस के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे और कंडीशन दी जाएगी कि बच्चा इस तरीका का बिहेव कर रहा है तो वो कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग किस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है, तो आप लिखेंगे हार्वर्ड गार्डनर। इसमें कितने प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की गई है, तो टोटल 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की गई है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पूछ लेते हैं कि ये 8 टाइप के क्वेश्चंस में कि ये जो क्वालिटी है वो किस टाइप के इंटेलिजेंस में होगी। जैसे अगर पूछते हैं कि अगर कोई बच्चा एथलीट है या कोई इंसान एथलीट है तो वो किस प्रकार की इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आएगा, तो बॉडी काइनेस्थेटिक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले 8 इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती हैं, बॉडी काइनेस्थेटिक, इस प्रकार में एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन आ जाते हैं। फिर होती है स्पेशल में आर्टिस्ट डिज़ाइनर जो क्रिएटिव वर्क वाले हैं वो आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड लॉजिकल और मैथमेटिकल, इसमें साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन आ जाते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी आपको बोली जाएगी कि मैथमेटिशियन है तो उसमें किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आएगी, तो आप टिक करेंगे कि लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। ठीक है, उसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट है इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन मोटिवेशन डिज़ायर ऑफ अदर पीपल। इंटर में क्या होता है, अदर पीपल की बात की जाती है जब हम दूसरे की मोटिवेशन, दूसरे की डिज़ायर, दूसरे की इंटेंशन को समझते हैं तो हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम अपने डिज़ायर, अपनी मोटिवेशन, अपनी इच्छा की बात अंडरस्टैंड करते हैं तो वह इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस किस में होगा, म्यूजिशियन और कंपोज़र में। इंट्रापर्सनल खुद के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज वाले हैं, राइटर्स, पोएट्स, लॉयर, स्पीकर, ये सब में क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। और लास्ट है नेचुरलिस्ट, इसमें है क्या होती है, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल। ऐसी एबिलिटी जो प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स को समझ सके उसे हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तो 8 इंटेलिजेंस क्या है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके इन टाइप्स याद करेंगे और साथ में ये कि ये किन में किस प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं तो ये भी आप याद रखेंगे तो आपको ईजिली याद रहेगा।
और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी। मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी में क्या है, 5 लेवल की बात की गई है कि किस तरह से इंसान एक एक लेवल करके लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ पहुंच जाता है। तो जो फर्स्ट है फिजिकोलॉजिकल, जिसमें खाना, पानी और नींद की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है। फिर होती है सेफ्टी, मतलब खाना, पानी और नींद तो मिल गई, अब सेफ्टी क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट कि अब कमाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है लव बिलोंगिंग, मतलब फैमिली बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है स्टीम, पैसा कमा लिया, फैमिली हो गई, खाना पानी सब मिल गया, तो क्या इज्जत और कॉन्फिडेंस भी मिलना चाहिए, तो स्टीम आ जाता है 4th लेवल पे। और 5th लेवल पे होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब इंसान को सब कुछ मिल गया तो उसके बाद उससे क्या होता है? आत्म अनुभूति हो जाती है कि मोलैरिटी, उसमें अंदर क्या आ जाता है? मोलैरिटी आ जाती है, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, वो फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है कि ये जो जीवन है वो नश्वर है, ख़त्म होना ही है। तो उस लास्ट स्टेज पे क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है, मोहमाया ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप याद रखेंगे ही, जो 5 पॉइंट्स हैं, स्टेजेस हैं, वो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी क्या है? 6 स्टेजेस हैं। 6 स्टेजेस की बात की गई है। फर्स्ट है नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसाइसिस, फिर इवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये तो क्या था? ये पहले था। ब्लूम्स ने जब टैक्सोनॉमी दी थी तब ये स्टार्टिंग में इस ऑर्डर में हमें चीज़ें दी गई थी। लेकिन 2001 में क्या हुआ? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज की गई, तो फिर उसमें कुछ चेंजेस किए गए, जो कि नॉलेज अब क्या हो चुका है? रिमेंबर। कॉम्प्रिहेंशन क्या बन चुका है? अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन अप्लाई। एनालाइज एनालाइसी है। सिंथेसाइज क्या हो गया? इवैल्यूएट हो गया। और इवैल्यूएशन क्या हो गया? क्रिएट हो गया। मतलब सिंथेसाइसिस वाला टॉपिक हट गया है, इसकी जगह क्या हो गया? इवैल्यूएशन ऊपर चला गया, और फिर लास्ट में क्या हो गया? क्रिएट। अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, उसे अप्लाई कर लिया, एनालाइज किया, फिर उसका इवैल्यूएशन भी कर लिया, तो आप अब क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है, और इसे इसी ऑर्डर में याद करना है। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी को भी क्या करना है? ऑर्डर में याद करना है। ठीक है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी क्या करना है? ऑर्डर में याद करना है कि किसके बाद क्या आएगा। और इसमें भी कंडीशन दी जाती है कि इस स्टेज की बात हो रही है तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग किस स्टेज की बात की गई, क्या वो अप्लाई की बात की गई है। कुछ कंडीशन दिया जाएगा कि अगर कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है, किसी टॉपिक पे ऐसे लिख रहा है पढ़ाने के बाद, तो वो किस स्टेज की बात की गई जा रही है, क्या वो अप्लाई की है, एनालाइज की है, इवैल्यूएट की है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, जॉन डीवे किसने दिया है प्रोग्रेसिव? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में किस चीज़ की बात की जाती है? तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? फ्लेक्सिबल इन लर्निंग प्रोसीजर, लचीला है। ठीक है, इसमें टीचर वर्क कैसा है? फैसिलिटेटर। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर क्या है? तो फैसिलिटेटर है। ठीक है, टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है। रोट लर्निंग डिस्करेज की जाती है, रटना क्या है? डिस्करेज नहीं किया जाता है, बच्चों को रटवाया नहीं जाता है। फोकस ऑन चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, चाइल्ड्स की क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, बच्चा खुद करेगा, खुद सीखेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट होंगे। तो इसकी बात किस में की जाती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में की जाती है। इसके फादर कौन है? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है? जॉन डीवी।
नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे देखते ही आप क्या करेंगे, आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो हम तो पढ़ चुके कि थ्योरीज में किस थ्योरिस्ट ने किस चीज़ की बात की गई है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एप्लीकेशन वाले होते हैं या साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम देखते ही से टिक कर दें या ये पता चले कि हम क्या चीज़ें शिक्षा में करनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग में, और क्या नहीं करनी चाहिए, वो हम इस में बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, डूज मतलब जो हमें करने चाहिए। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, अगर किसी क्वेश्चन में क्या आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ये करना चाहिए। मोबिलिटी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये करनी चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे हल हों, उसका सिर्फ एक आंसर नहीं हो, बहुत सारे आंसर्स हो, उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इनकरेज करेंगे बच्चे को, इंगेज करेंगे, फीडबैक देंगे, इंटरैक्टिवली काम करवाएंगे, कनेक्ट विथ रियल लाइफ। हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो हमने सारे क्वेश्चंस क्या किए हैं, इसी कीवर्ड्स के हेल्प से सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट विथ रियल लाइफ, उसे रियल लाइफ से जोड़ेंगे। कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे। मीनिंगफुल टास्क करवाएंगे, एक्टिव लर्निंग कराएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, डिबेट कराएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे, रिसोर्सेस की बात करेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम के टॉपिक्स हैं। मतलब ये अगर किसी क्वेश्चन में आ रहा है और आपसे पॉजिटिव आंसर्स की मांग है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कौन सा चीज़ बेस्ट रहेगा, और अगर ऑप्शन में आ रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑप्शन में है तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या क्या कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में देखा, लर्निंग बाय डूइंग करवाते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं, अपॉर्चुनिटी, बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, यूनिटी की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं क्या हैं, हम टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम टीचिंग में क्या इस्तेमाल नहीं करते या किसे नहीं करना चाहिए, नेगलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं पनिशमेंट, हम पनिशमेंट की बात नहीं करते, हम डिसिप्लिन की बात, मतलब हद से ज़्यादा डिसिप्लिन भी नहीं कि बच्चे को सिर्फ बैठा दिया डिसिप्लिन के नाम पे कि वो कुछ क्वेश्चन ही ना पूछे, ये भी बात गलत हो जाएगी। रटने की मेमोराइजेशन की बात नहीं करते। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका सिर्फ एक आंसर हो। जैसे हमने पूछा कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल आगरा में है, ये इस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो गया। लेकिन हम पूछें कि ताजमहल जैसे और इमारतें हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, जिसके हर बच्चे का अनुसार उसका अलग आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ एक फिक्स्ड आंसर होता है। फिर कैरियर ओरिएंटेशन की बात नहीं करते हैं कि हम सिर्फ कैरियर के लिए पढ़ा रहे हैं। रिमेंबर, याद करने की बात नहीं करते। कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात नहीं करते। अवॉइड नहीं करते, बच्चे को हम अवॉइड करेंगे, जो बच्चा हमें पसंद नहीं है हम उसे अवॉइड कर देते हैं, ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सेपरेट ग्रुप्स बनाएं, ये भी नहीं करेंगे। सेग्रीगेट, बच्चे को अलग अलग कर देंगे। इग्नोर करेंगे किसी बच्चे को, ऐसा भी नहीं करेंगे। प्रोवोक करेंगे, किसी को उत्तेजित करेंगे बच्चे को, ऐसा भी नहीं करेंगे। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, हम सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ ना करें, ये भी बात गलत हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्लास, ट्यूशन क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, इसकी बात हम नहीं करते हैं। जो पढ़ाएंगे हम मतलब स्कूल में ही अच्छा पढ़ाएंगे और सबको साथ लेके पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास नहीं करेंगे। रिवॉर्ड की बात नहीं करेंगे, बार बार रिवॉर्ड देना भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, इसी के साथ ही हमारा क्या हुआ, ये जो लास्ट में हमने इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़े, ये तो
सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, भले ही वो क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी से रिलेटेड हो, सभी के लिए क्या होने वाला है, काम का होने वाला है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले, 2-4 बार पढ़ें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए आपके क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अभी लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम्स पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा कर के उसे भी ज्वाइन कर लें। इसी के साथ ही वीडियो यहीं ओवर करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।